हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये देख लिया था कि भाई प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है बच्चों, हम अब की बार चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये देखेंगे कि भाई ये जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो किस तरीके से बनती है। यहां पर बच्चों पब्लिक वर्ड का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। समझ में आई बात? तो बच्चों, गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस होती है ना, वो 3 तरीके से इंडिया के अंदर बनती हैं। सबसे पहला तो बोल रखा है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है पब्लिक कॉर्पोरेशन। आप इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन बोल लो या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही है। और फाइनली गवर्नमेंट कंपनी। बच्चों, हम इन तीनों टॉपिक्स को काफी डिटेल के अंदर करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बच्चों ऐसे समझो कि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी या फिर कोई सी भी इंडिया की सरकार हो, वो एक मिनिस्टर चूज करती है जिसको अपन बोलते हैं बच्चों रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, और इस रेलवे मिनिस्टर का क्या काम होता है इंडिया के अंदर बच्चों? ये जितनी भी रेलवेज है ना, रेलवेज के काम को देखना, रेलवे कैसा काम कर रही है, रेलवे में हमें क्या क्या और काम करना चाहिए, वो सारा काम कौन देखता है? जो रेलवे के मिनिस्टर को चूज किया गया है। तो बच्चों, आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो इंडियन रेलवे चल रही है इसको सरकारी चला रही है? बिल्कुल, हम यही बोलते हैं कि इंडियन रेलवे सरकारी है। तो बच्चों, इसीलिए अब दूसरा सवाल मेरे को आप ये बताओ, क्या ये जो रेलवे मिनिस्ट्री है, आप इसको गवर्नमेंट का पार्ट बोलोगे या इसको बोलोगे कि नहीं नहीं सर, रेलवे मिनिस्ट्री तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती? बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है कि रेलवे मिनिस्ट्री को हम गवर्नमेंट का पार्ट ही मानते हैं। तो बच्चों, ऐसे जो मिनिस्ट्रीज के थ्रू जो से भी इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस खोली जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर बोला गया है इट द पब्लिक सेक्टर, इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंड इज कंसिडर्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ये जो डिपार्टमेंट है इसको गवर्नमेंट का ही पार्ट माना जाता है। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस दैन द गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट से अलग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन रेलवेज की बात करें तो रेलवेज भी गवर्नमेंट ही है। डिफेंस, अगर हम आर्मी की बात कर लें तो आर्मी भी गवर्नमेंट ही है। और बच्चों, इसी तरीके से पोस्टेज और टेलीकॉम का भी मिनिस्ट्री होते हैं, उसको भी हम गवर्नमेंट का ही पार्ट मानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने ही खोला है और इसका जो हेड होता है वो गवर्नमेंट का मिनिस्टर होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके फीचर्स करते हैं। सबसे पहला फीचर है इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट एक मिनिस्टर अपॉइंट करेगी और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू, अलग अलग मंत्रियों के थ्रू इसको चलाया जाता है। आगे बच्चों बोला इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है। इट इज फाइनेंस थ्रू द एनुअल बजट। बच्चों, आपको पता है कि हर साल के एंड के अंदर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर ना इंडिया का एक बजट लाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट होता है, सारे न्यूज चैनल इसको कवर करते हैं। तो ये जो बजट होता है ना बच्चों, ये जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं ना, इसके अंदर कोई ना कोई हिस्सा, से फॉर एग्जांपल रेलवे को दिया जाएगा, इसमें से कोई ना कोई हिस्सा इसरो को दिया जाएगा, इसमें से कोई ना कोई हिस्सा आर्मी को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रेलवे को पैसा चाहिए रेलवे चलाने के लिए, तो वो पैसा कहां से आएगा? जब सरकार अपना बजट लाएगी ना मार्च के बाद, उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि भाई वहां से पैसा आता है गवर्नमेंट का। आगे, रेवेन्यू गोज इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो बच्चों, ट्रेजरी क्या होता है? एक तरीके से एक सोर्स है जहां पे गवर्नमेंट अपना पैसा कमाया हुआ इकट्ठा करती है। तो आप इसको ऐसे समझो, जो भी रेलवे पैसा कमाएगी ना, वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, एक तरीके से गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स बन जाता है। स्टाफ इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसका मतलब यह है कि रेलवे के अंदर जितने भी लोग काम करेंगे ना, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा रेलवे का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के थ्रू काफी सारे लोगों को नौकरियां दी जाती है। तो वो सारे लोग जिनको हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोलते हैं, तो वो सारे रेलवे के अंदर काम करेंगे। हो सकता है अलग अलग तरीके से, कोई मतलब आर्मी की वैकेंसी है, आर्मी की वैकेंसी के अंदर जिन लोगों को आर्मी ऑफिसर्स बनाया गया, वो गवर्नमेंट के ही पार्ट बन जाता है। तो आप इसको ऐसे समझो, यहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अपना ही एक बंदा जिसको मंत्री बोलते हैं, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर बनाया। रेलवे मिनिस्टर का हेड कौन होगा? जो पीएम अपॉइंट करेंगे। अब इसके बाद में इस रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर बच्चों जोन से लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं या फिर यूं कह लो सरकारी लोग होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब वाले लोग, वो सारे के सारे सरकारी जॉब वाले होते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद में इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं बच्चों? सबसे पहले इसकी एडवांटेज होती है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन यानी क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो इसको बनाना बहुत आसान होता है। उसके बाद में
इफेक्टिव कंट्रोल मतलब इसका कंप्लीट कंट्रोल बच्चों गवर्नमेंट के पास होता है, तो गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं आती। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें एक नई रेलवे ट्रैक बनानी है, तो उस रेलवे ट्रैक को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सारा कंट्रोल है। गवर्नमेंट चाहे तो नया ट्रैक बना सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो एक पुराना ट्रैक बंद भी कर सकती है। आगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसके अंदर ये बोला गया द फंड्स आर एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट सो दे आर प्रॉपर्ली यूज्ड, देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर यूज इफेक्टिवली। इसका मतलब सारा का सारा पैसा सरकार के पास में है, तो हम ये मान सकते हैं कि सरकार अगर चाहे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फंड्स का यूटिलाइजेशन कर सकती है। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है सर करप्शन का क्या करें? बच्चों करप्शन आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, पर अगर अपन एक बार करप्शन को साइड में रख दे, आप मेरे को ये चीज बताओ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या रेलवे को आप बेस्ट यूज कर सकते हैं रेलवे के पैसे का? हम उसकी बात कर रहे हैं कि सारा का सारा कंट्रोल आम जनता के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में है, इसलिए गवर्नमेंट उसका बेस्ट यूज कर सकती है। आगे बच्चों अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो भी रेलवे का रिजल्ट होता है, मान लो रेलवे के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ, रेलवे के अंदर कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सारी की सारी बातें बच्चों पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करी जाती हैं। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी यानी जवाब देना पड़ता है। तो ये पॉजिटिव बात है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि रेलवे लॉस में जा रही है तो क्यों लॉस में जा रही है। आगे बच्चों ये एक तरीके का पब्लिक रेवेन्यू होता है। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास एक तरीके से सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाता है। आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो रेलवे ने 100 CR का प्रॉफिट किया, तो ये प्रॉफिट क्या हम जैसे लोगों को मिलेगा? नहीं सर, हम जैसे लोगों को नहीं मिलेगा, ये सरकार के पास रहेगा। तो एक तरीके से रेलवे सरकार की कमाई का कारण बन सकता है। आगे सीक्रेसी रह सकती है। बच्चों आप मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर हमने लास्ट स्लाइड में देखा था सारा का सारा कंट्रोल सरकारी लोगों के पास में है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी टॉप सीक्रेट काम करना है तो टॉप सीक्रेट काम रख करना और मेंटेन करना, सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। फॉर एग्जांपल इसीलिए बच्चों आर्मी आज भी सरकार के कंट्रोल में है, क्योंकि अगर मान लो हमें किसी से लड़ाई करनी है, कोई वॉर की सिचुएशन बन रही है, ऐसे केस में अगर प्राइवेट लोगों के हाथों में चीज आ गई ना तो बातें लीक होने के चांसेस होते हैं। पर जब तक वो आर्मी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो टॉप सीक्रेट जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके जितने भी टॉप सीक्रेट आपके ऑपरेशंस है वो आप कवर कर सकते हो। तो इसीलिए इट इज इजी टू मेंटेन सीक्रेसी बिकॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सरकार ही तो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो आप सीक्रेसी बना सकते हो। पर बच्चों इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला डीमेरिट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब द मिनिस्ट्री डज नॉट हैव कंप्लीट कंट्रोल, यानी कहने का मतलब ये जो हमने मिनिस्टर बनाए थे, इन मिनिस्टर के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता। इसी कारण से द एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ देयर सीनियर। सीनियर ने जो बोल दिया वो काम करना पड़ेगा। मतलब नहीं है कि वो लॉस में जाए कंपनी या फिर सॉरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भली लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, तो यानी सीनियर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जो बच्चों जूनियर्स होते हैं ना, जूनियर्स को लगता है कि यार हम अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे, हम तो मजबूरी के अंदर थोड़ा काम कर रहे हैं। आगे लैक ऑफ मोटिवेशन। आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर रेलवे के अंदर खूब प्रॉफिट हुआ, मैंने एग्जाम्पल वापस ले लेता हूँ, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो क्या इन एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी जाएगी? क्या बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी। तो कहने का मतलब यह है इन एम्प्लॉयज को मोटिवेशन नहीं मिलता। एम्प्लॉयज आर नॉट given any incentive for the better performance, so the motivation of employees keep on decreasing, motivation down होता रहता है। lack of financial autonomy, lack of financial autonomy में लिखा है कि final control is not in the hands of departmental undertaking, so they lack financial autonomy। बच्चों हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी कंट्रोल है पैसे का वो कहीं ना कहीं सरकार के पास में है। क्या रेलवे डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी से कंप्लीट अपनी मनमर्जी से कोई काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनके पास कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होता। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट है इनका काफी अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? द मैनेजमेंट डू नॉट नो हाउ टू मैनेज इफेक्टिवली, सो द मैनेजमेंट बिकम्स वीक। यानी कुछ ऐसे लोग हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं जिनको ये काम करना ढंग से आता नहीं है। इस कारण से क्या होता है, उनके मैनेजमेंट का तरीका कम हो जाता है। से फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझो, मान लो बच्चों ये सेम काम जियो नाम की कंपनी कर रही होती और कोई सा बंदा ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो क्या उस बंदे के पास अपनी नौकरी बचती या उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता? सर ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट लोग अगर संभालेंगे तो जो भी इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। पर बच्चों अब मेरे को एक चीज बताओ, इसको संभाल कौन रहा है? इसको गवर्नमेंट संभाल रही है। तो बच्चों अगर कोई सा बंदा जो ढंग से काम नहीं कर रहा, क्या उसको आपको लगता है उसको नौकरी से निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा। तो होता क्या है कि जो फाइनल मैनेजमेंट है ना, फाइनल मैनेजमेंट इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि सामने वाले बंदे को पता है मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मेरी जॉब तो जाएगी नहीं, तो काम से कोई लेना देना है नहीं। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मैनेजमेंट है इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब रेड टेपिज्म का मतलब यह है बच्चों, अगर इनको एक रेलवे ट्रैक लॉन्च करना है ना,
तो रेलवे ट्रैक के लिए इनका पेपर वर्क बहुत होता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, इतने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि पूछो मत। इस कारण क्या होता है बच्चों, हर काम डिले हो जाता है। बात समझ में आई? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। द पेपर वर्क एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सो हाई दैट फोकस ऑन रियल वर्क डिक्रीजेस। असली काम तो हो ही नहीं पा रहा, सारे लोग पेपर वर्क में लगे हुए हैं। तो बच्चों ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किन ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा? तो बच्चों ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट को सीक्रेट मेंटेन करने हैं, जैसे कि आर्मी, ये वो आर्मी के लिए बहुत सूट करेगा। जहां पे सरकार को चाहिए कि सरकारी कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल और एटॉमिक रिसर्च चाहिए इनको, ऐसे केस के अंदर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत अच्छा रहता है। ऐसी जगहें जहां पर पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों मान लो कोई सी ऐसी जगह है जहां पे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कोई भी प्राइवेट लोग इसके ऊपर रिस्क उठाने को रेडी नहीं है, तो ऐसे केस में सरकार बोलेगी कि हम रिस्क उठाते हैं, तो सरकार ऐसे के अंदर बच्चों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोलेगी और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू 10,000 करोड़ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जहां पर आम जनता, प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है। तो इस ऐसी जगह जहां पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे इंडिया के अंदर रेलवे ट्रैक्स प्राइवेट लोगों के लिए बिछाना इम्पॉसिबल था। मैं राजस्थान से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम जैसे प्राइवेट लोग कहाँ केरला के अंदर लैंड खरीद के वहां पे ट्रेन चलाएंगे? तो सीधी सी बात है, ऐसे केस में गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला हम रेलवे खोल के देंगे। और फाइनली अगर गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा कमाना है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज इट्स इनकम, अगर पैसा कमाना है तो भी आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आ सकते हो। अब बच्चों हम देखेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो बच्चों पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को आप ऐसे समझो, यहां पे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि यार अगर अपन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोलेंगे ना, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर प्रॉब्लम यह है कि मगजमारी बहुत है, टेंशन बहुत है भाई। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो एक तरीके से सरकार ही है, तो गवर्नमेंट ने बोला हमें इतनी मगजमारी, हमें इतनी टेंशन नहीं चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाए जिसकी टेंशन गवर्नमेंट को ना हो। समझ में आई बात? जिसकी टेंशन गवर्नमेंट को ना हो। तो ऐसा गवर्नमेंट ने एक इलाज निकाला, और उस इलाज के अंदर क्या होता है ये समझो। गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, एक ना लॉ निकाल देगी, एक कानून पास कर देगी। इस लॉ के अंदर ना सारे रूल्स लिखे होंगे, एम्प्लॉय कैसे रखने हैं वो रखे होंगे, एम्प्लॉय का टर्मिनेशन यानी उसको जॉब से निकाला कैसे जाएगा वो लिखा होगा। सारे के सारे रूल्स और पावर बच्चों, रूल्स और पावर इस कानून में दे दी जाएगी। तो यानी सरकार इस लॉ के अंदर बहुत सारी पावर्स दे देगी। अब क्या होगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी ना, ये इस लॉ के अंडर बनेगी। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने सीधा एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोलने के बजाय एक लॉ को ताकत दे दी और उस लॉ के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन खोले। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल रहेगा क्या इस ऑर्गेनाइजेशन पे? बिल्कुल सर, इनडायरेक्ट कंट्रोल तो रहेगा। पर आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या गवर्नमेंट को इसकी डेली एक्टिविटीज देखने की कोई जरूरत है क्या? नहीं सर, डेली एक्टिविटीज देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कानून बना दिया। जो भी डेली रोजमर्रा के काम है वो ऑर्गेनाइजेशन लॉ के हिसाब से चलेगा, कानून में जो लिखा होगा वो ही होगा। बात समझ में आई? तो बच्चों अब अपन पब्लिक कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल लॉ। एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके अंडर से ऑर्गेनाइजेशन को पावर मिलेगी। इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली पैसा, स्टार्टिंग वाला पैसा कौन देगा बच्चों? स्टार्टिंग वाला पैसा गवर्नमेंट ही देगा कानून के अंदर रहते हुए। इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स इन ओन फाइनेंस। स्टार्टिंग में पैसा सरकार ही देगी पर धीरे धीरे ये खुद से पैसा कमाने लग जाएंगे। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम के ऊपर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, ऐसी एंटिटी जो अपने नाम पे एम्प्लॉइज को हायर कर सकती है। यानी एक तरीके से इसके पास सारी वो पावर्स होती हैं जो हम जैसे लोगों के पास होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वोट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये सिटीजन नहीं होते। बात समझ में आई? तो यानी आप इसको ऐसे समझो, एक ह्यूमन बीइंग है पर वो जिंदा नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक राइट्स है, राइट टू वोट और सिटीजनशिप वगैरह के सारे राइट्स, वो सारे नहीं मिलते, बाकी सारे इसको राइट्स मिलते हैं। इसको हम बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी इसकी खुद की अलग से पहचान, अपनी खुद की अलग से आइडेंटिटी होती है। किसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों? इस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की एक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर बच्चों जब LIC को लॉन्च किया गया था तो LIC के लिए कानून लाया गया था पहले। अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, FCI,
तो एफसीआई को लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट ने सीधा एफसीआई लॉन्च नहीं किया था, उसके लिए एक स्पेशल कानून लाए थे और उस कानून के बाद एफसीआई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो फीचर ये है कि इसके लिए एक स्पेशल एक्ट यानी कानून बनाया जाता है। इसके जितने भी पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों वो कानून के अंदर ही दी होती है। उसके बाद में इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब समझना, और यहाँ पे तो मैं पेन सेम यूज करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। तो हमने अभी तक क्या समझा बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और कानून के अंडर रहते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है बच्चों, इतनी तो आपको बात समझ में आ गई। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको मैनेज करने के लिए ना एक कमिटी का गठन करेगी। कमिटी के अंदर क्या होते हैं, थोड़े बहुत लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये वर्ड आपने चैप्टर 2 के अंदर कंपनीज के टाइम पे भी सुना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यानी आप इसको ऐसे समझो, नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे कि भाई साहब मैं तो डेली का ये काम नहीं देख सकता, तो मैं एक ग्रुप को छोड़ रहा हूं और ये ग्रुप का काम क्या होता है, इसको मैनेज करने का काम होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला हमने कानून तो बना दिया पर कुछ लोग हम अपने अपॉइंट कर रहे हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर देख रेख करेंगे। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा गवर्नेंस कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। आगे, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है। इट कंडक्ट्स इट्स ओन एग्जाम्स एंड हैज इट्स ओन हायरिंग प्रोसेस, यानी अगर इसको किसी लोगों को हायरिंग करना है तो हायर करने के लिए ये अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उन एग्जाम्स के थ्रू जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनको जॉब मिल जाती है। इट इज कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, तो यानी कुछ हद तक इसका गवर्नमेंट पे कंट्रोल तो है, पर अगर अपन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कंपेयर करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कम कंट्रोल है। आगे, द मेन पर्पस इज टू सर्व द पब्लिक, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है, ताकि पब्लिक को सर्विस मिल सके। आगे, इट अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यानी जो इनके अकाउंट्स है, जो इनका फाइनेंस है, फाइनेंस कौन देखता है, कैग देखता है। कैग का बच्चों एग्जाम होता है एसएससी के थ्रू, तो एसएससी के थ्रू अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आप कैग के अंदर आपकी हायरिंग हो जाती है। आपका काम क्या होता है उसके बाद में, ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके खाते वगैरह चेक करना कि क्या उसके में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। जो भी गवर्नमेंट के फ्रॉड्स वगैरह पकड़े जाते हैं ना, वो कौन पकड़ता है, ये कैग ही पकड़ता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप एसएससी के थ्रू एग्जाम क्लियर करके कैग में जा सकते हो। आगे बच्चों इसके फायदे क्या होते हैं, मेरिट्स क्या है। सबसे पहला मेरिट है इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि गवर्नमेंट का इतना कोई ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है इस पे। दूसरा इसका फायदा यह है कि क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत है। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों है, क्योंकि इसमें रेड टेपिज्म यानी एक तरीके से रूल्स एंड पेपर वर्क बहुत कम होता है। इस कारण से जो डिसीजन है, डिसीजन क्विकली लिए जाते हैं। और बच्चों आपको पता है इसको बनाने का मोटिव पैसा कमाना नहीं था, इसको बनाने का मोटिव क्या था, आम जनता को सर्विस दी जाए। और नेक्स्ट चीज कह रहा है बच्चों एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ के अंदर ये लिखता है, सिंस पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैव देयर ओन रूल्स फॉर एम्प्लॉइज देयरफॉर द स्टाफ इज आल्सो एफिशिएंट। कहने का मतलब कि खुद के नियम बना रखे होते हैं लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए, इस करके जो एम्प्लॉइज हायर होते हैं ना वो थोड़े से बेटर होते हैं एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, उसके बाद में प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट इन लोगों को अपॉइंट करेगी ना ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, ये काफी एक्सपर्ट लोग होते हैं। इस कारण से ना जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैव मनी टू पे एफिशिएंट मैनेजर्स। पहली बात तो इनके पास पैसा होता है लोगों को, मैनेजर्स को हायर करने के लिए। दूसरी बात, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर लोग अपॉइंट किए गए हैं ना, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो करके ना इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। उसके बाद बच्चों इसके अपन डिसएडवांटेज कर लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि जो आप इंडिपेंडेंस कह रहे हो ना, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। जो आप इंडिपेंडेंस कह रहे हो ना, वो सिर्फ कागज के ऊपर ही है। एक्चुअली के अंदर गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल दिख रहा है हमें कि गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। तो यानी आप जो इंडिपेंडेंस वर्ड कह रहे हो ना, वो सिर्फ कागजों पे ही दिख रहा है। लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब सेम, अगर एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के तो क्या उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्या नहीं बढ़ेगी। तो करके जो एम्प्लॉइज है ना वो ज्यादा कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेते। इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका मतलब ये है बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका फॉर्मेशन है, वो लॉ के कारण आया है। तो यानी इसके अंदर चेंजेस लाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चों कानून को चेंज नहीं किया जाएगा तब तक इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते अपन। तो इसीलिए ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर के होते हैं। कल को मान लो इनको लगता है कि हमें ना 10 और डिपार्टमेंट खोलने की जरूरत है, ये नहीं खोल पाएंगे। क्यों नहीं खोल पाएंगे? क्योंकि जब तक कानून चेंज नहीं करोगे तब तक आप 10 डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं खोल सकते, भले ही कोई भी हाल चल रहे हो। बीएसएनएल खराब क्यों हुई? बीएसएनएल के अंदर लॉ अलाउ ही नहीं कर रहा उनके वो सारे चेंजेस लाने। बीएसएनएल तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने वैसे ही, पर इससे आप समझ पाओगे कि बीएसएनएल का जो डाउनफॉल आया, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं सर, बीएसएनएल का जो डाउनफॉल आया उसके अंदर जो बीएसएनएल को चेंजेस लाने थे वो ला ही नहीं पाए इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी है। आगे
अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर ये बोलता है समटाइम्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिकम सो पावरफुल दैट इट स्टार्ट डूइंग अनफेयर प्रैक्टिसेस। कई बार क्या होता है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने अपॉइंट किए थे ना सरकार ने, ये क्या करता है, इसके अंदर करप्शन वगैरह करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने इसके डिसएडवांटेज कर लिए, पर ये हम कहाँ पे जो आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो कहाँ पे ठीक रहती है, कहाँ पे गवर्नमेंट को पब्लिक कॉर्पोरेशन लेनी चाहिए, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो जहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी है, यानी एक तरीके से कंप्लीट कंट्रोल अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। एक ऐसी जगह जहाँ पर स्पेशल लॉ, एक अलग से कानून बनाकर अगर काम चल जाएगा तब भी आप पब्लिक कॉर्पोरेशन में जा सकते हो। वेयर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड, यानी ऐसी जगहें जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ हद तक इंडिपेंडेंस रहे और कुछ हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, तो ऐसे केस के अंदर आप पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस खोल सकते हो। अब बच्चों हम करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी तो बच्चों आपको पता ही है, ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनाई गई है उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। पर बशर्ते बच्चों जो इसके शेयर्स है ना, पेड अप शेयर्स है ना, इनके शेयर्स 51% या उससे ज्यादा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। बात समझ में आई? तो ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई हो, जिसके पेड अप शेयर्स 51% या उससे ज्यादा या तो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट लेके बैठी हो या अकेली स्टेट गवर्नमेंट लेके बैठी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेके बैठी हो मिलके। तो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ये मिलजुल के भी 51% होल्ड कर सकती है। ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी। कहने का मतलब क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रह के बनाई गई है, तो जितने भी कानून बाकी कंपनीज पे लगते हैं वो सेम के सेम कानून सरकारी कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल वाली जो कंपनी खोली है सरकार ने, वो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काउंट करता है। इसके बच्चों फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होता है। दूसरा, इसकी ओनरशिप, मेजॉरिटी जो ओनरशिप होती है बच्चों वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और होती किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे खरीदते हैं सारी चीजें। आगे मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट जैसे कि बाकी आपको पता है बच्चों, प्राइवेट कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? चैप्टर 2 के हिसाब याद करके बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। इसकी भी बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जमीन खरीद सकती है। आगे कंट्रोल, कंट्रोल कौन करता है? द कंट्रोल इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। कंसर्न्ड मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री होती है, वो थोड़ा बहुत नजर रखती है कि गवर्नमेंट कंपनी कैसा काम करे, परफॉर्मेंस कैसा देख रही है। आगे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि अपने खुद के फाइनेंस मैनेज करती है, ये बैंकों से पैसा भी ले सकती है, यानी इसका खुद का फाइनेंस देखने का काम होता है। आगे इसका स्टाफ बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके स्टाफ को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से नहीं रखा जाता, इसीलिए जो स्टाफ आता है वो बहुत ढंग से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जिस स्टाफ को हम रख रहे थे वो सरकारी बंदा था, तो उसको जॉब जाने का डर नहीं होता था। इसके अंदर स्टाफ जो रखते हैं ना, वो कंपनी अपने हिसाब से रखती है, ना कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। इस कारण से जो स्टाफ काम करता है वो काफी अच्छा काम करता है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब देना पड़ता है। जवाब कहां पे दिया जाएगा? सेम टू सेम बच्चों, पार्लियामेंट में खड़े होकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही तो। आपने कई बार देखा होगा, अगर किसी गवर्नमेंट, आपको पहली बात तो ये समझो कि ये सरकार है, सरकार ने 51% ओनरशिप खरीद रखी है किसके अंदर? एक कंपनी के अंदर। जब बच्चों सरकार ये सोचती है कि उसको शेयर्स अपने बेच देने चाहिए, यानी सेल कर देने चाहिए, आप देखना न्यूज़पेपर में बात छप जाती है, यानी गवर्नमेंट अगर कुछ भी हेरफेर करेगी तो वो उनको पार्लियामेंट में जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसके बच्चों एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला इसका एडवांटेज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है तो इसीलिए क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉर्पोरेशन से अच्छा मैनेजमेंट निकल के आता है इसका। दूसरी बात, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जस्ट लाइक एनी अदर प्राइवेट कंपनी। जिस तरीके से बाकी कंपनियों का मैनेजमेंट, प्राइवेट कंपनियों का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता है। इस कारण से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ के अंदर हमने यही लिखा हुआ है कि इनको जो पैसा देना है, जो इनकी हायरिंग का प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट कंपनी खुद से देखती है, तो जो लोग आएंगे हमारे पास वो लोग भी अच्छे आते हैं। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लो बच्चों प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी
प्राइवेट लोगों के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई बार रोड बनती है, रोड के अंदर कोलैबोरेशंस वगैरह होते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अब बच्चों डीमरेसिस के नुकसान क्या है? सबसे पहली बात वापस से वही बात कि सर आप बोले तो जा रहे हो कि गवर्नमेंट कंपनी इंडिपेंडेंट है, पर वो इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ कागजों के अंदर ही इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि फाइनली इसको रन कौन करता है बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकारी तो अपॉइंट करेगी। तो कहने का मतलब पेपर पे तो आप बोलो इंडिपेंडेंस है, पर रियलिटी में इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर बच्चों राजनीति यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी मान के चलती है। इस कारण से क्या होता है, पॉलिटिशियंस इसमें हेरफेर और अपनी दखल अंदाजी बहुत करते हैं। बोर्ड इज पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, यही बात जो मैंने यहाँ पे बोली थी कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये कोई इंडिपेंडेंट थोड़ी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वही तो लोग बैठेंगे जो गवर्नमेंट के फेवर के बंदे होंगे। इस कारण से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के लोग ही तो बैठे हैं। इस कारण से इतना कोई मजे वाली बात इसमें नहीं रही। अगर बच्चों हम इसकी सूटेबिलिटी देखें, यानी कहां पे गवर्नमेंट कंपनी आने होनी चाहिए, तो व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी, जिस टाइम पे गवर्नमेंट को एक कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 51% ओनरशिप उसकी खरीदनी चाहिए गवर्नमेंट को। व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू कोलैबोरेट विद प्राइवेट सेक्टर, यानी जब गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साथ में आके काम करे ना, तो गवर्नमेंट कंपनी खोलनी चाहिए गवर्नमेंट को। आगे व्हेन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट फंड, अगर किसी प्रोजेक्ट में सरकारी पैसे की जरूरत है तब भी गवर्नमेंट कंपनी आप खोल सकते हो। अब बच्चों हम देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज, या तो इसको ये बोल लो या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती है बच्चों? ऐसी कंपनीज जिनका काम एक से ज्यादा देशों के अंदर फैला हुआ है, उसको हम मैंने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट कंपनी बोल दिया क्या? सॉरी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करो। मल्टीनेशनल बोला क्या मैंने? चलो, मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं बच्चों जिसका काम ना एक से ज्यादा देशों के अंदर फैला हुआ है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं या फिर ग्लोबल कंपनी बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल मींस कैरिंग आउट बिजनेस इन मोर देन वन कंपनी। मल्टीनेशनल का मतलब होता है जब आप मोर देन वन कंट्री से मोर देन वन कंट्री में काम कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो बच्चों तीसरा नाम मिल गया ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। The headquarters of multinational companies are located in one country and it carries out business in another countries. For example, Coca-Cola और Hyundai। तो यानी इनका क्या होता है बच्चों, ये एक देश है, इनका कंट्री है, इनका हेड ऑफिस तो यहाँ पे है, पर ये अपने बिजनेस ना बाकी बहुत सारे देशों के अंदर करते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे कंपनीज को क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज बोल लो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोल लो, या फिर ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस बोल लो। फॉर एग्जांपल कोका-कोला, ह्यूंडई, इनका हेडक्वार्टर तो जैसे ह्यूंडई का साउथ कोरिया के अंदर है, पर गाड़ियां तो इंडिया में भी बिक रही है, गाड़ियां तो यूएसए के अंदर भी बिकती है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है। आगे बच्चों इसके फीचर्स की बात कर लें। सबसे पहला फीचर है कि इनका साइज भयंकर बड़ा होता है और इनके पास जो कैपिटल होता है, जो पैसा होता है, भयंकर पैसा होता है इनके पास। दूसरी बात, इनका सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है का मतलब ये है कि हुंडई इंडिया में कौन सी गाड़ी लॉन्च करेगा, ये डिसीजन साउथ कोरिया में बैठ के लेते हैं। आगे एडवांस टेक्नोलॉजी। बच्चों ये जिस टेक्निक को यूज करते हैं ना प्रोडक्शन के और बेचने के, भयंकर एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। क्यों? पैसा बहुत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। इनके पास बच्चों इतना पैसा होता है कि उसके बाद में ये एक देश के बाद दूसरे देश के बाद तीसरे देश के अंदर अपना बिजनेस एक्सपैंड करते जाते हैं। आगे ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स का मतलब यह है कि इसकी जो पावर है ना वो फ्यू पीपल के हाथ में ही होती है। तो यानी इसको रीड कर लेते हैं। चलो, ओलिगोपोली मींस पावर इज इन द हैंड्स ऑफ ओनली फ्यू पीपल। कुछ लोगों के हाथ में पावर है। Whenever a multinational company enters some market, they buy the existing company of the domestic market। आपने बच्चों, आपको तो नहीं याद होगा, पर जैसे इंडिया के अंदर जिस टाइम कोका कोला और पेप्सी आई थी ना, तो कोका कोला और पेप्सी से पहले इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स बिकती थी। जैसे लिम्का हमारा ब्रांड था, उसके बाद में थम्स अप हमारा ब्रांड था, कैंपा तो अभी रिलायंस ने वापस लॉन्च किया, पर उससे पहले कैंपा हमारा ब्रांड था, लहर हमारा ब्रांड था। तो बच्चों ये क्या करती है कंपनीज, जैसे ही ये मान लो इंडिया है, ठीक है, जैसे ही कोका कोला और पेप्सी इंडिया के अंदर आई ना बच्चों, इन्होंने इंडिया की सारी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती थी। इस कारण से क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक पे आप देखना, कोई से भी सॉफ्ट ड्रिंक पे देखना ऊपर या तो कोका कोला दिखेगा आपको या पेप्सी दिखेगा। वो तो अभी कुछ टाइम पहले से कैंपा और दिखने लगा आपको, वरना देखा जाए तो जोन सी भी आप कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हो, या तो वो कोका कोला की खरीद रहे होते हो या फिर आप पेप्सी की खरीद रहे होते हो। तो यानी ओलिगोपोली, यानी ये इतना भयंकर मार्केट को खरीद लेती है कि फाइनल कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की सॉफ्ट ड्रिंक का कंट्रोल कोका कोला और पेप्सी के हाथ में था। ये प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत होता है। प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत होता है का मतलब ये है कि ये इतने नए नए प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं कि नए नए प्रोडक्ट, नए नए तरीके से बॉटल्स, ये सब नए नए फ्लेवर, ये सब निकालते रहते हैं।
बच्चों जो इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी बहुत भयंकर होती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इनको सोचना थोड़ी पड़ता है कि भाई 10 करोड़ लगा रहे हैं 20 करोड़, तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी बहुत अच्छी होती है। और फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, यानी ये फॉरेन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स कर करके नई अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जिस टाइम हीरो कंपनी को इंडिया में आना था, तो उसने इंडिया की होंडा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था। यानी इनके पास पैसा है तो अलग अलग पार्टनरशिप्स कर पाते हैं। अब बच्चों सेफगार्ड्स फॉर डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, यानी फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर कंपनीज को कोका कोला और पेप्सी से बचा के रखना है तो क्या करना चाहिए? तो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, एमएनसी शुड बी अलाउड टू एंटर ओनली हाई टेक्नोलॉजी एरियाज। तो यानी ऐसे एरियाज जैसे रोबोटिक्स में लाओ, टेलीकम्युनिकेशन में लाओ, ऐसे एरियाज में लाओ, ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मत लाओ फॉरेन कंपनीज को। आगे एमएनसी शुड आल्सो ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कोका कोला को ऐसा नहीं है कि इंडिया से ही पैसा कमा रहे हैं, आपको खुद की इन्वेस्टमेंट भी लानी पड़ेगी इंडिया के अंदर। और फाइनली एमएनसी शुड नॉट बी अलाउड टू किल डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, दे शुड ओनली ऑफर हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो यानी जिस तरीके से कोका कोला और पेप्सी ने किया था, ऐसा करना अलाउड होना नहीं चाहिए। आपने अपना मार्केट बनाओ, हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं अपना मार्केट बनाने की, पर आप हमारे कंट्री के अंदर आके हमारी कंपनीज को मार नहीं सकते। तो फाइनली बच्चों हम जॉइंट वेंचर पे आते हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज या एंटरप्राइजेस साथ में आती हैं उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मारुति और सुजुकी साथ में आई, मारुति सुजुकी बना दिया। फॉर एग्जांपल हीरो और होंडा साथ में आई, हीरो होंडा बना दिया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या होते हैं? जैसे ही दो कंपनी साथ में आएंगे बच्चों, तो उनके रिसोर्सेज, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है ना, दो लोग साथ में आएंगे तो उन दोनों के पैसा मिल जाएगा। और सेकंड कह रहे हैं एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फॉर एग्जांपल जिस टाइम होंडा आया इंडिया के अंदर और उसने हीरो के साथ पार्टनरशिप करी, तो बच्चों उसको हीरो का बना बनाया मार्केट मिल गया था। आगे कह रहे हैं एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब देखो क्या हुआ था, हीरो का मार्केट तो मिला, पर हीरो को क्या फायदा हुआ? हीरो को फायदा हुआ कि उसको होंडा की टेक्नोलॉजी मिल गई। तो कहने का मतलब एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इनोवेशन बहुत होता है बच्चों, जब ये दोनों कंपनी साथ में आएंगी, इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों होता है? जिस टाइम दो कंपनी साथ में मर्ज करती है ना, उनके रिसोर्सेज साथ में आ गए, उनकी टेक्नोलॉजी साथ में आ गई, उनकी टीम साथ में आ गई, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। व्हेन टू फर्म्स एंटर इनटू जॉइंट वेंचर देन बोथ पार्टीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर गुडविल। हीरो होंडा जब बनी तो लोगों को लगता था यार फॉरेन की बाइक बेच रहे हैं, और हीरो को ये फायदा और होंडा को ये फायदा होता था कि भाई उसका मार्केट मिल गया। तो कहने का मतलब दोनों को एक दूसरे के ब्रांड नेम से, गुडविल से फायदा पहुंचता है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप डिस्क्राइब्स गवर्नमेंट सर्विस और अ प्राइवेट बिजनेस वेंचर व्हिच इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट बट वर्क इज डन बाय द प्राइवेट कंपनीज। इसका मतलब समझो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कह लो इसको, या 3P बोल लो, या फिर P3 बोल लो। बच्चों इसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट देती है पैसा और काम करते हैं प्राइवेट लोग। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। बात समझ में आई? गवर्नमेंट पैसा देगी और डेली वाला जो काम है, डेली वाला काम प्राइवेट लोग करेंगे। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर निगरानी रखेगी। ऐसे को बोला जाता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो जो आई थी, उसके अंदर सरकार ने पैसा दिया था, पर शायद जापान की एक कंपनी आई थी, उसने अपने मेट्रो को एस्टैब्लिश किया था। आगे बच्चों पीपीपी की फीचर्स क्या है? सबसे पहली बात, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन पीपीपी। पब्लिक सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का काम होता है डेली वाला काम देखना। गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट देती है पैसा, और प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है? रोजमर्रा के डेली काम को देखना। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी, यानी एक सरकार और दूसरा प्राइवेट लोगों के बीच में, इसको कॉन्ट्रैक्ट को हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सर्विस। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस इज बोर्न बाय यूजर्स ऑफ सर्विस एंड नॉट बाय टैक्स पेयर्स। यानी दिल्ली मेट्रो जो यूज करेगा वही दिल्ली मेट्रो का खर्चा उठाएगा, हम जैसे टैक्स पेयर्स को दिल्ली मेट्रो का खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी जो प्राइवेट कंपनी है उसको कुछ फायदा पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड फ्री के अंदर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल बिजली सस्ते रेट में दे दी, तो फायदा पहुंचाती है। हाई प्रायोरिटी टू पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। तो बच्चों ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना पीपीपी के अंदर, पीपीपी के अंदर जनरली वही प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं जिससे आम जनता को फायदा होगा। आगे शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। और फाइनली क्या होगा? जो भी पैसा कमाएगी दिल्ली मेट्रो, मान लो इसको 100 रुपए कमाए, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाएगा, कुछ हिस्सा प्राइवेट के पास जाएगा। आगे प्रॉब्लम ऑफ पीपीपी। पीपीपी के अंदर सबसे बड़ी बच्चों प्रॉब्लम होती है करप्शन की। इसके अंदर करप्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गवर्नमेंट को करप्शन दे देगी, पैसा खिला देगी, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू बैक। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 4 के साथ। तब तक बाय बाय। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।